नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन वर्कशॉप पर। तो क्रिकेट की डेवलपमेंट्स को लेकर मैं एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे जो करंटली सीरीज़ चल रही है भारत और वेस्ट इंडीज़ की, उस पर बात करेंगे। एशिया कप के ऊपर बात करेंगे। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस का क्या अपडेट है, उस पर बात करेंगे और पीसीबी की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत वेस्ट इंडीज़ के बीच जो पहला T20 हुआ, जिसमें भारत को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा वेस्ट इंडीज़ की शानदार गेंदबाजी की वजह से जिसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए 149 का चेस था। ये मैच भारत को जीतना चाहिए था, लेकिन ऑल क्रेडिट टू वेस्ट इंडीज़ कि इतने कम स्कोर में भी उन्होंने जीत हासिल की। और ये हार मुझे इसलिए भी मंजूर नहीं हो रही है, मतलब हजम नहीं हो रही है, कि एक तो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट इस समय बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रही है। ओवरऑल उनका जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक ख़राब दौर से गुजर रहा है। प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, खास करके लॉन्ग फॉर्मेट में। हालांकि T20 फॉर्मेट उनका बेस्ट फॉर्मेट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें तो भारत की टीम वेस्ट इंडीज़ से हर फॉर्मेट में सुपीरियर है मेरे हिसाब से। मैंने अब पिछले वीडियो में भी कहा था कि वेस्ट इंडीज़ T20 की एक खतरनाक टीम ज़रूर है, लेकिन भारत सुपीरियर टीम है मेरे हिसाब से किसी भी फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज़ से। और जब 149 का स्कोर बना वेस्ट इंडीज़ की ओर से, तो मुझे लगा कि भारत ये मैच आसानी से जीत जाएगा, जो भारत को जीतना चाहिए था। लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने उस अप्रोच से बैटिंग नहीं की जैसे उन्हें करनी चाहिए थी। मेरा मतलब है इंडियन बैट्समैनों की जो अप्रोच थी, बैटिंग अप्रोच, वो मुझे डिफेंसिव लगी। और 149 का स्कोर भी भारत के बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। सूर्य कुमार यादव जो T20 के नंबर 1 बैट्समैन है, 21 गेंदों में 21 रन बनाए उन्होंने। आमतौर पर जब वो 21 गेंदें खेलते हैं तो वो 50 या 55 रन आराम से बना देते हैं, लेकिन इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी गेंदबाजी की, डिसिप्लिन गेंदबाजी की, और सूर्य जैसे बैट्समैन को 21 गेंदों पे सिर्फ 21 ही रन बनाने दिए और 21वीं गेंद पे वो आउट हुए, और भारत एक ऐसा मैच हार गया जो उसको जीतना चाहिए था। देखिए, हार और जीत गेम का पार्ट है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। मैं क्रिकेट देखता हूँ और क्रिकेट का शौक रखता हूँ, क्रिकेट समझता भी हूँ। हार और जीत गेम का पार्ट होती है, लेकिन एक ऐसा मैच जहाँ पर आप पर कोई दबाव नहीं है, 149 का चेज है, सामने वाली टीम में बॉलिंग भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनका क्रिकेट भी स्ट्रगल कर रहा है। ऐसी टीम से जब आप हारते हो, मैं वेस्ट इंडीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ T20 की एक अच्छी टीम है, लेकिन ओवरऑल उनका क्रिकेट जो है वो काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहा है। और इस मैच में प्रेशर भी इतना नहीं था, इतना बड़ा स्कोर भी वेस्ट इंडीज़ ने नहीं बनाया था। तो ये मैच तो भारत को जीतना चाहिए था, और वो भी तब जब 15 ओवर में 4 विकेट पर 113 रन भारत को चाहिए, मतलब 113 रन भारत बना चुका था और भारत को चाहिए थे मात्र 37 रन 30 बॉलों में, और 6 विकेट हाथ में थे। संजू सैमसंग और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। तो ऐसी सिचुएशन में तो भारत को ये मैच जीतना चाहिए था। वहां से भारत का ये मैच हारना नहीं बनता था। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, और मैं कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं करूंगा, बिलो द बेल्ट क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, लेकिन इतना क्रिकेट तो हम भी समझते हैं कि ये मैच में इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं था। आराम से भारत को बस थोड़ा सा अटैक शुरुआत में करनी थी वेस्ट इंडीज़ के ऊपर, और भारत ये मैच निकाल लेता। लेकिन तारीफ मैं करूंगा वेस्ट इंडीज़ की भी, क्योंकि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतने कम स्कोर में उन्होंने भारत को फंसा के रखा और इतने छोटे स्कोर का बचाव कर लिया। और भारत की जो अप्रोच थी बैटिंग की, डिफेंसिव अप्रोच थी, और मेरे हिसाब से भारत को एक अटैकिंग अप्रोच के साथ बैटिंग करनी चाहिए थी। जब आप T20 की नई टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या इस मैच में, और किस तरह से भारत ये मैच गवा गया, मुझे यकीन नहीं आया। जब मैच भारत हारा, ये समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि मेन कारण यही रहा कि वेस्ट इंडीज़ ने 149 पे अपना डिसिप्लिन रखा गेंदबाजी में, और भारतीय बल्लेबाजों को मजबूर किया उन्होंने गलती करने के लिए।
जिससे भारतीय बल्लेबाज गलती कर बैठे और ये मैच जो भारत को जीतना चाहिए था, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, वो भारत हार गया। लेकिन देखिए, वेस्टइंडीज़ ने तो अच्छी गेंदबाजी की, मैं मानता हूँ। भारत की टीम ने भी खराब प्रदर्शन किया, उस पर भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये मैच आपके हाथ में था तो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि भारत ये स्कोर नहीं बना सकता था। लेकिन भारत ने एक जीता जिताया मैच गंवाया अपने खराब प्रदर्शन की वजह से। अब दूसरा मैच कल है, गयाना में ये मैच है और भारत को ये मैच जीतना होगा, क्योंकि 2-0 से अगर आप पिछड़ जाओगे तो बहुत प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। और एक छोटे स्कोर को बचाकर वेस्टइंडीज़ ने जो जीत हासिल की है भारत के खिलाफ, जिसमें वो फेवरेट नहीं थे, ज़्यादातर समय वेस्टइंडीज़ इस मैच में पीछे रहा है। अगर आप देखो तो 15 ओवर तक भी वेस्टइंडीज़ पीछे ही था। 15 ओवर में 113 पे 4 और आपको 37 रन चाहिए 30 बॉलों में। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं, सॉरी, संजू सैमसन बैटिंग कर रहे हैं और अक्षर पटेल बाकी हैं। तो भारतीय टीम बिल्कुल फेवरेट थी। वेस्टइंडीज़ को एक ही चीज़ बचा सकती थी इस मैच में कि वो लगातार विकेटें लें उसके बाद 5 ओवर में, जो इतना आसान नहीं होता है। और वेस्टइंडीज़ ने वही एक लौता रास्ता अपनाया इस मैच को जीतने के लिए। उन्होंने लास्ट के 5 ओवर में मात्र 32 रन दिए और 5 विकेट लिए उन्होंने। सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि देखिए 37 रन 30 बॉलों में डॉट बॉल फेंक के तो नहीं बचते हैं। 10 में से 9 बार ये स्कोर बच जाता है। जो एक बार ये स्कोर नहीं बनता है वो ऐसे ही नहीं बनता है कि अगर आप एक ऐसा बॉलिंग साइड लास्ट के 5 ओवर में विकेटों की झड़ी लगा दें दूसरी टीम की। और वेस्टइंडीज़ ने वही किया, लगातार उन्होंने 5 विकेटें ली, मतलब लगातार नहीं लेकिन 32 रन दिए उन्होंने और 5 विकेटें ली लास्ट के 5 ओवर में। और एक ही ओवर में जेसन होल्डर का वो ओवर बहुत ही क्रूशल रहा वेस्टइंडीज़ के लिए, जिसमें उन्होंने पहले आउट किया हार्दिक पांड्या को। उन्होंने भी स्लो बल्लेबाजी की। मैं उनकी बैटिंग पे भी सवाल करना चाहूँगा कि फंसे फंसे लग रहे थे हार्दिक पांड्या, जबकि हम सब जानते हैं इतने बड़े स्ट्रोक प्लेयर हैं वो। लेकिन इस मैच में बहुत ही मतलब एक मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छी बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं की उन्होंने, फंसे फंसे नजर आए और खुलने नहीं दिया वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों ने हार्दिक पांड्या को। और वो कोशिश भी कर रहे थे तो उनके शॉट लग नहीं रहे थे, तो बिल्कुल बांध के रख दिया था वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों ने हार्दिक पांड्या को। बहुत ही खराब प्रदर्शन किया इस मैच में भारत के बल्लेबाजों ने। गेंदबाजों ने तो तब भी अच्छी गेंदबाजी की। गेंदबाजों को मैं क्रेडिट दूंगा भारतीय गेंदबाजों को कि एक समय वेस्टइंडीज़ अच्छा स्कोर बनाते दिख रही थी जब उनका पावर प्ले में 6 ओवर में 54 रन थे और 2 विकेट थे। उन्होंने 2 विकेट भले ही गंवाए लेकिन 54 रन उन्होंने बनाए पावर प्ले में। उसके बाद स्पिनर्स ने ना सिर्फ विकेटें ली वेस्टइंडीज़ की, रन रेट पे भी काबू रखा और 149 तक सीमित रखा वेस्टइंडीज़ को। और 150 का स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था भारत के लिए, लेकिन वेस्टइंडीज़ ने कमाल की गेंदबाजी की और भारत को नहीं चेज करने दिया ये स्कोर। मैं मानता हूं कि विकेट में स्पिनर्स के लिए थोड़ी हेल्प थी। अखिल हुसैन ने शानदार गेंदबाजी की और उनके तेज गेंदबाजों ने भी कटर्स का इस्तेमाल किया, स्लो बंद का इस्तेमाल किया, जेसन होल्डर ने भी अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया। लेकिन विकेट चाहे जैसे भी हो, 150 का चेज होना चाहिए। मैं अभी भी ये कहूँगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था इस मैच में। वेस्टइंडीज़ के ही ऊपर सारा दबाव था, क्योंकि 150 जब आप डिफेंड करते हो तो सारा दबाव बॉलिंग टीम पर ही होता है। और उस दबाव में वेस्टइंडीज़ ने एक ऐसा मैच जीता जिसमें वो ज़्यादातर पीछे ही थे, और भारत ने एक ऐसा मैच गंवाया जो भारत को जीतना चाहिए था। और इसका क्रेडिट वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों को जाता है और भारत ने भी बहुत खराब बल्लेबाजी की। बहरहाल पहला मैच हो गया है गयाना में, कल दूसरा T20 और उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम वापसी करेगी। क्योंकि अगर आप दूसरा मैच, भगवान ना करे आप दूसरा मैच गंवा दें, भगवान ना करे ऐसा, मैं ये कह रहा हूं भगवान ना करे कि अगर आप दूसरा मैच हार जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा आपके ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत इस मैच को जीतेगा और सीरीज़ को 1-1 से बराबरी करेगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि भारत अब कोई मैच इस सीरीज में नहीं हारेगा। 4 मैचेस भारत जीतेगा, भारत के पास कैपेबिलिटी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारत, जैसा मैंने कहा, कि सारे मैचेस जीतेगा। लेकिन इस मैच में, पहले मैच में भारत का जो प्रदर्शन था वो खराब था। और एक बात समझ में आई है, जब भी वेस्टइंडीज़ की टीम को कमज़ोर समझा गया है इस दौरे पर, भारत वेस्टइंडीज़ की टीम ने कमबैक किया है भारत के ऊपर और भारत को हराया है। चाहे आप दूसरा वनडे देखें या ये T20 देखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत कल के मैच में कमबैक करेगा और भारत
अब इस सीरीज़ के सारे मैच जीतेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और भगवान ना करे कि भारत को इस दौरे पर अब और हार का सामना करना पड़े, क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज़ की टीम, देखिए विद ऑल रिस्पेक्ट टू देम, उनकी क्रिकेट इस समय स्ट्रगल कर रही है। और वेस्ट इंडीज़ के साथ इतनी ज़्यादा हार एक आम क्रिकेट फैन को या मुझको भी नहीं पचती है, क्योंकि देखिए ये वेस्ट इंडीज़ की वो टीम नहीं है जिसमें क्रिस गेल भी हैं, रसेल भी हैं, ब्रॉबो भी हैं, सैमुअल्स भी हैं, सिमंस भी हैं, या डैरेन सैमी है। ये वो टीम नहीं है, ये तो न्यू टीम उनकी बिल्डअप हो रही है। जबकि हमारे प्लेयर्स आईपीएल जैसी एक हाई क्वालिटी की लीग खेलते हैं और अच्छा टैलेंट है भारत के पास, लेकिन इस समय भारतीय क्रिकेट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर रही है वर्ल्ड कप को लेके, और इंडिया ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, ये कहना होगा। और वर्ल्ड कप से पहले ये थोड़ा चिंता का सबब जरूर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको सुलझाएगा और भारत एक अच्छी तरीके से सीरीज़ को ख़त्म करेगा वेस्ट इंडीज़ में, मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि एज एन इंडियन फैन, एज अ इंडियन, हम यही चाहते हैं कि भारत की टीम जीते। लेकिन एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मैं बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने एक छोटे स्कोर को बचा के ये मैच जीता है, तो इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी वेस्ट इंडीज़ ने, और उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये स्कोर बचा लेंगे वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज, लेकिन उन्होंने बचाया, तो अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट को कॉन्फिडेंस मिलेगा इस जीत से। लेकिन भारत को ये मैच नहीं हारना चाहिए था, भारत के लिए ये मैच जीतना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की ज़बरदस्त गेंदबाजी ने भारत से ये मैच छीन लिया, और भारत को अपने बल्लेबाजी में सुधार की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जब भारत बैटिंग करने आए, चाहे उसकी बैटिंग पहले हो या बाद में, भारत की अप्रोच बैटिंग में चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लैंड के पूरे बेसबॉल मेथड पर चले जाइए, लेकिन एक अटैकिंग अप्रोच हम ज़रूर रख सकते हैं अपनी बैटिंग में, मेरा ये मानना है। उसके बाद अब बात करेंगे इंडियन प्लेयर्स की फिटनेस अपडेट के ऊपर, क्योंकि 2-3 दिन में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है फिटनेस अपडेट को लेके, तो इस पर बात करना ज़रूरी है। देखिए 2-3 दिन पहले पीटीआई की ये रिपोर्ट आई थी कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, अगर मैं सोर्स को सही कोट कर रहा हूँ तो ये खबर थी कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों एशिया कप के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब कल ये खबर आई कि केएल राहुल एशिया कप के लिए फिट हो जाएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर का एशिया कप में फिट होना मुश्किल है। श्रेयस अय्यर का तो वर्ल्ड कप भी डाउटफुल है, लेकिन केएल राहुल एशिया कप के लिए फिट हो जाएंगे। ये भी खबरें हैं कि एशिया कप की टीम आज भी घोषित हो सकती है रात तक। फिलहाल ऑफिशियल इसके बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही हैं। और केएल राहुल की ये जो रिपोर्ट है कि वो फिट हो जाएंगे, ये भी एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ही कही जा रही है, अभी इसका भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये खबर आई है कि केएल राहुल एशिया कप के लिए फिट हो जाएंगे। पहले ये खबर आई थी, शायद पीटीआई का सोर्स था, या मैं अगर मैं सोर्स को सही बोल रहा हूँ तो ये खबर आई थी 2 दिन पहले कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों ही एशिया कप के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब 2 दिन के बाद ये खबर आई है कि केएल राहुल हो सकता है कि एशिया कप में पार्ट ले लें भारत की टीम की ओर से, और ये खबर भारत के लिए अच्छी होगी अगर केएल राहुल एशिया कप में हिस्सा होते हैं भारतीय टीम का और वो फिट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए नंबर 5 पे उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और ये जगह उन्होंने अपनी बनाई है। मैं तो ये भी दुआ करता हूँ कि श्रेयस अय्यर भी फिट हो जाएं, क्योंकि ये दोनों अगर आ जाते हैं भारतीय टीम में तो भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन, बल्लेबाजी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा ये। और अगर दोनों में से एक आता है तो भी नंबर 4 की जो एक नंबर 5 की जो एक पोजीशन है बहुत क्रूशल, वो भी भारतीय टीम की समस्या उसमें सॉल्व हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एशिया कप के लिए केएल राहुल फिट हो जाएं, क्योंकि एशिया कप के लिए श्रेयस अय्यर तो फिट होते नजर नहीं आ रहे हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ल्ड कप तक केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों फिट हो जाएं, क्योंकि दोनों की ही जगह है
बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय टीम में। और खबर ये भी है कि एशिया कप की टीम आज आ सकती है रात तक। ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ खबर है, तो जो खबर आई है वो मैंने आपको बताया है। और जब भी टीम आएगी एशिया कप की, ये देखना होगा कि उसमें राहुल का नाम आता है या नहीं, या और कौन कौन से प्लेयर्स उस टीम में जगह बनाते हैं। वैसे तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के अलावा 15 क्या होगी लगभग भारतीय टीम की, वो तो अगर कुछ स्पोर्ट्स को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर प्लेयर्स पता है कि यार ये प्लेयर्स होंगे। कुछ स्पोर्ट्स को लेके जद्दोजहद चल रही है, जिसके लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं भारतीय टीम में। और अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट्स क्यों हो रहे हैं। देखिए, मैंने भी कहा था कि अगर भारतीय टीम के फ़ायदे के लिए मतलब मतलब अगर भारतीय टीम को फ़ायदा हो एक्सपेरिमेंट से, फ़ायदे में जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो अच्छा है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो उससे मुझे डर लगता है। मैं किसी को क्रिकेट सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो उन एक्सपेरिमेंट से डर लगता है। जो पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस रहे एक्सपेरिमेंट्स के साथ भारत के पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में, वो अच्छे नहीं रहे। तो उसकी वजह से मैंने कहा था कि एक्सपेरिमेंट्स डरा भी देते हैं। लेकिन अब जबकि ये साफ हुआ है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस पे अभी सस्पेंस बना हुआ है, तो उसको देखते हुए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है भारतीय टीम में। मैं ये भी मानता हूँ, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है। सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि भाई अगर राहुल आ जाते हैं और अय्यर नहीं आते हैं टीम में, तो भी आपको नंबर 4 पे किसी प्लेयर को तो मौका देना पड़ेगा, चाहे वो संजू सैमसंग होंगे या ईशान किशन हो सकते हैं या कोई और नया प्लेयर होगा। और उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि किस प्लेयर को हम ट्राई करें। या फिर अगर ऐसा होता है कि केएल राहुल भी नहीं आ पाते हैं एशिया कप में, तो आपको 2 प्लेसेस पे प्लेयर तैयार करने पड़ेंगे, मतलब उनको मौका देना पड़ेगा एशिया कप में आपको। तो जब सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो अब मैं ये कहूँगा कि हाँ, एक्सपेरिमेंट्स यहाँ करने सही है। क्योंकि जब ये बात मैंने बोली थी कि एक्सपेरिमेंट डरा रहे हैं, उसका मतलब ये था कि जब एक्सपेरिमेंट्स अगर एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपकी टीम कॉम्बिनेशन में, तो वो डराते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि जब मैंने ये बात कही थी तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बारे में ऐसी खबर नहीं आई थी कि दोनों एशिया कप नहीं खेलेंगे या एक प्लेयर भी इन दोनों में से एशिया कप से बाहर रहेगा। तब ये डेवलपमेंट थी कि आराम से दोनों प्लेयर्स आ जाएंगे एशिया कप तक। लेकिन अब खबर यह है कि शायद अय्यर नहीं आएंगे, और अभी राहुल का रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि वो एशिया कप तक फिट हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली अभी इस चीज़ का कंफर्म होना बाकी है कि राहुल एशिया कप में खेलेंगे या नहीं। ये खबरें हैं सिर्फ कि एशिया कप में राहुल आ जाएंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये है। तो इस स्थिति को देखते हुए एक्सपेरिमेंट्स का करना ज़रूरी है कि आप किसे खिलाएंगे इन क्रूशल जगहों पे। 4 या 5 अगर राहुल और अय्यर एशिया कप में नहीं होते हैं, तो क्या आप ईशान किशन संजू सैमसंग को खिलाएंगे या किन्हीं और प्लेयर्स को आप ट्राई करेंगे? क्या तिलक वर्मा भी एशिया कप की टीम में जगह बना सकते हैं या किसी और यंग प्लेयर को भी आप जगह दे सकते हो? ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ या और ये रिंकू सिंह का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये तो एशियन गेम्स में जा रहे हैं और अभी इनके लिए T20 फॉर्मेट मतलब उसमें इनको प्रदर्शन करना होगा। उसके बाद ये वनडे फॉर्मेट में आएंगे तो बेहतर होगा। और वैसे भी ये तो एशियन गेम्स में भी जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिंकू सिंह या ऋतुराज गायकवाड़ का नाम मैंने नहीं लिया। देखिए, 4 या 5 में आपके पास 2-3 ही प्लेयर हैं जिनको आप ट्राई करेंगे। या तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे तो जगह ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, या अगर मान लीजिए कि अगर राहुल आ जाते हैं, वो नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे, नंबर 4 पे भी बैटिंग करते हैं, लेकिन नंबर 5 की जगह उनकी काफ़ी मतलब उस पर अच्छा प्रदर्शन राहुल ने किया है, तो शायद राहुल की जगह नंबर 5 रहेगी। नंबर 4 पे फिर देखना होगा कि अगर श्रेयस अय्यर नहीं आते हैं, तो मैं सिर्फ उस परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि अगर श्रेयस अय्यर नहीं आते हैं, तो अगर वो नहीं आते हैं तो उस स्थिति में
क्या आप संजू सैमसन को नंबर 4 खिलाएंगे या फिर ईशान किशन को नंबर 4 खिलाएंगे? ईशान किशन के जो आंकड़े हैं नंबर 4 पे वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और इस वक्त टीम में खेल भी रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट उनको बैक भी करता है। तो ईशान किशन 15 में तो होंगे, लेकिन क्या नंबर 4 पे वो खेलेंगे अगर अय्यर नहीं आते हैं, या फिर संजू सैमसन खेलेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, राहुल की तो उम्मीद हो रही है कि वो एशिया कप में आ जाए। श्रेयस अय्यर का बहुत मुश्किल है एशिया कप में टीम में शामिल होना। उनका वर्ल्ड कप भी थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वर्ल्ड कप तक दोनों फिट हो जाएं तो भारत की टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह को तो आप जानते हैं कि वो तो वापसी कर ही रहे हैं। आयरलैंड में जो 3 T20 होंगे उससे भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, कप्तान भी हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है भारतीय क्रिकेट में। तो एशिया कप की टीम आज आ सकती है। मैं ये पक्का नहीं कहूँगा कि आएगी ही, लेकिन खबरें हैं कि आज आ सकती है। और जब भी टीम भारत की आएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर वो उस टीम को शेयर करूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, और वो ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं कि सिक्योरिटी को लेके जो ड्रामा बार बार पीसीबी कर रहा है। देखिए, सिक्योरिटी को लेके बीसीसीआई पहले ही कह चुके हैं, या अनुराग ठाकुर सर की तरफ से भी पहले भी स्टेटमेंट्स दिए जाते रहे हैं कि भाई विश्व कप होगा और हर टीम को सिक्योरिटी दी जाएगी। कहने की बातें भी नहीं होती हैं। जब इतना बड़ा टूर्नामेंट कोई टीम करवाता है तो भाई सिक्योरिटी तो हर टीम को दे दी जाएगी। उसमें ऐसे कोई सोचने वाली बात नहीं है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और सबको अच्छी सिक्योरिटी देना और सबको हर टीम को कंफर्टेबल हालात में रखना हमारी जिम्मेदारी है। और भारतीय जो सुरक्षा कर्मी है और भारतीय जो सरकार है या बीसीसीआई है, प्लेयर्स की सुरक्षा के साथ ना कोई समझौता करता है ना ही करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को ये बार बार सिक्योरिटी का मामला उजागर करना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छी सिक्योरिटी देती हैं, बेस्ट सिक्योरिटी देती हैं। भाई इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड है हमारा, विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो सिक्योरिटी के मामला तो बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरीके से बातें करके कुछ होगा नहीं। इवेंचुअली वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आना है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप इनकार नहीं कर सकते। इतनी ताकत नहीं है आप में। आप आईसीसी से सीधा पंगा लेंगे, आईसीसी आप पर सैंक्शन डाल देगा, क्योंकि भाई आईसीसी के फंड से तो पीसीबी को कितनी मदद मिल रही है। और भारत से 70 से 80% पैसा आता है क्रिकेट का। बीसीसीआई कितना पैसा कमा के देता है आईसीसी को, और उसी आईसीसी के फंड से पीसीबी को भी शेयर मिलता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सच भी है। और रमीज राजा भी इस बात को, जब वो चेयरमैन बने थे तो वो कह चुके हैं। तो भाई आपको वर्ल्ड कप खेलने आना है, चुपचाप बिना किसी इशू के आ जाइए। हमें खुशी होगी पाकिस्तान की टीम यहाँ पे आए, लेकिन ये जो बार बार जो एक इशू बनाए जा रहे हैं ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। देखिए, सिक्योरिटी आप टीम भेजना चाहते हैं वो आपका अधिकार है, आप भेजिए। लेकिन ये बात, और वो बात पहले हो चुकी है। ऐसा नहीं कि वो बात पहले नहीं हुई है, वो बात तो हो चुकी है बार बार। लेकिन बार बार सिक्योरिटी के मुद्दों को नए सिरे से उठाना ये गलत है। जब आप सिक्योरिटी टीम अपनी यहाँ भेज ही रहे हैं तो फिर आपको लिखित में सिक्योरिटी का मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि भाई जब आप अपनी सिक्योरिटी टीम यहाँ भेजेंगे तो वो रिपोर्ट देगी आपको, तो आप उसी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करिए ना। क्योंकि ये खबरें तो आ चुकी थी कि जब टीम पाकिस्तान का जो सरकार है वो सिक्योरिटी टीम यहाँ भेज रही है, भारत अपनी वर्ल्ड कप के मतलब देखना चाहती है कि किस तरह की सिक्योरिटी है। तो जब इनकी सिक्योरिटी टीम यहाँ पे आएगी वो जो रिपोर्ट देगी, और वो अच्छी रिपोर्ट देगी, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो सिक्योरिटी की रिपोर्ट आएगी, जो उनकी जो रिपोर्ट बनेगी, पाकिस्तान के जो डेलीगेशन यहाँ पे आएगा उसकी रिपोर्ट अच्छी बनेगी। क्योंकि भारत के जो सुरक्षा इंतजाम है बड़े संतोषजनक होते हैं। और उस टीम में फिर आईसीसी के अधिकारी भी शामिल होंगे, बीसीसीआई के अधिकारियों से भी मिलेंगे। वो पूरा बताएंगे कि भाई सुरक्षा हमने कैसी रखी है और सुरक्षा अच्छी रखी है। तो जब आप अपनी टीम को भेज ही रहे हैं, हिंदुस्तान डेलीगेशन को भेज ही रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, तो उसके बाद आप अलग से क्या कह रहे हैं कि हमें लिखित में भी सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। आप यहाँ पे अपनी डेलीगेशन भी भेज रहे हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जब डेलीगेशन भेज ही रहे हैं तो आप उसी की रिपोर्ट के अनुसार
फैसला करिए। और देखिए फैसला तो क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान आना पड़ेगा। ये बातें अब पाकिस्तान में भी हो चुकी हैं कि ये सब बातें हैं कि यार सिक्योरिटी की गारंटी और ये सब सबको मालूम है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है और पाकिस्तान की सरकार अनुमति देगी, क्योंकि भाई अपनी क्रिकेट को मतलब प्रॉब्लम में थोड़ी डालना चाहेगा पाकिस्तान। जब आप आईसीसी से सीधा पंगा लोगे तो प्रॉब्लम तो आपकी क्रिकेट को भी पड़ेगी, तो ये तो नहीं चाहेगा पाकिस्तान। भाई एशिया कप का बाइकआउट करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप का बाइकआउट कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता। आप आईसीसी से सीधे पंगे थोड़ी लोगे। भाई भारत के पास तो इतनी कैपेबिलिटी है कि भारत तो आईसीसी के फंड्स के बगैर आराम से सर्वाइव कर सकता है। भारत से तो 80% पैसा आता है क्रिकेट का, एक घमंड में नहीं कह रहा हूं मैं, सही बात कर रहा हूं। भारत आईपीएल के तो टेलीविजन राइट्स ही 50,000 करोड़ के बिक गए हैं। और ये रमीज राजा साहब ही बोलते थे कि भाई भारत अगर, जब वो चेयरमैन बने थे उन्होंने कहा था कि भारत से 80% पैसा आता है क्रिकेट का और उस पैसे से पीसीबी को भी पैसा मिलता है। भारत जो पैसा कमा के देता है आईसीसी को, उस पैसे से ही पीसीबी को पैसा मिलता है। तो अगर बीसीसीआई वो पैसा कमा के ना दे इतना ज़्यादा आईसीसी को, तो बीसीसीआई अपना क्रिकेट तो चला लेगा, लेकिन पीसीबी को कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये बातें हो चुकी हैं यार, क्योंकि बीसीसीआई जो पैसा कमा के देता है आईसीसी को, उससे बाकी बोर्ड्स भी फायदे में जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको पैसा नहीं मिलता, उस पैसे से बहुत पैसा मिलता है उनको भी। भाई आईसीसी के जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें 40% पैसा अकेला बीसीसीआई को मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि भाई जो अब एक घर में अगर जो इंसान सबसे ज़्यादा कमाता है या कमा के वो अपने परिवार को पालता है, सबसे ज़्यादा हिस्सा तो पैसे में उसी का होगा ना, क्योंकि कमा के भी वो दे रहा है यार। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीसीसीआई तो नुकसान में, कमा के वो 80 से 85% दे रहे हैं आईसीसी को, शेयर उनका 40% है। तो इस सूरत हाल को अगर आप देखें तो बीसीसीआई तो अभी भी घाटे में चल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 40% पैसा लेते हैं। अपने जो 80% कमा के वो दे रहे हैं उसमें से मात्र 40% वो लेते हैं। तो वो लेना चाहिए उनको, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा पैसा कमा के भी बीसीसीआई दे रहा है आईसीसी को। भाई सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन हैं, टेलीविजन कंपनीज भी इंडिया की ही हैं। तो जो जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, जो हब है क्रिकेट का, क्रिकेटिंग मार्केटिंग का, क्योंकि क्रिकेट भी अब एक बिजनेस है, तो वो बोर्ड्स तो सबसे ज़्यादा पैसा लेगा ही, वो लेना भी चाहिए। तो सिक्योरिटी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये बातें बार बार ना करें कि लिखित में सिक्योरिटी और ये सब ड्रामे, कि पहले अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, और फिर ये कुछ खबरें सुन रहा था कि 15 तारीख को मैच क्यों रखा गया है, ये बाबर आजम के जन्मदिन है इसलिए मैच नहीं खेलना चाह रहे। मतलब सोशल मीडिया पे भी लोग कितनी बचकानी बातें करते हैं। अब जो 3 मैचेस हैं पाकिस्तान के भी शेड्यूल चेंज हुआ है, 6, 10 और 14 को मैचेस हैं। 6 को उनका आई थिंक जो क्वालिफायर से मैच है उनका पहला 6 को है, दूसरा मैच जो 12 को होने वाला था वो 10 को है। भारत पाकिस्तान का मैच शायद अब 14 अक्टूबर को होगा, 15 अक्टूबर की बजाय, क्योंकि 15 अक्टूबर को नवरात्रि भी है। भारत में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और गुजरात में तो बहुत अलग ही धूम होती है नवरात्रि की। तो इस वजह से मैच को जो है वो एक दिन पहले रीशेड्यूल किया गया है भारत पाकिस्तान के, और बाकी के 2 मैचेस भी पाकिस्तान के थोड़े से रीशेड्यूल हुए हैं, बाकी के मैचेस भी हुए हैं। तो सिक्योरिटी के मामलात पे इतनी खींचातानी बंद करे पीसीबी। भाई वर्ल्ड कप खेलने आपको आना पड़ेगा, आईसीसी का टूर्नामेंट है और सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी यार। सिर्फ पाकिस्तान की बात हम क्यों कर रहे हैं, हम बाकी टीमों को भी सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी। और इंडिया पाकिस्तान के हालात टेंस ज़रूर हैं, बिल्कुल टेंस हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी। 2016 में भी यही हुआ था। मतलब धर्मशाला में मैच था, धर्मशाला से मैच को हटा के जब पीसीबी ने एतराज़ किया कि धर्मशाला में नहीं खेलना है हमको, तो कोलकाता किया गया। कोलकाता में भी जब मैच हुआ तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोल रहे थे कि कलकत्ता में भी पत्थर फेंक के मार देंगे। अरे मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने यार। कलकत्ता का मैं मानता हूँ कि 1996 में कलकत्ता में सेमीफाइनल में लोगों ने
एक हंगामा किया था, लेकिन तब के हालात कुछ और थे। तब अब ये जो है, अब सिक्योरिटी बड़ी टाइट है ग्राउंड्स के ऊपर इंडिया में। तो अब वो बातें कर रहे हैं कि कोई पत्थर फेंक के मार देगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा पत्थर? सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज़ है ना। इंडिया में सिक्योरिटी है, अच्छी सिक्योरिटी है यार। दुनिया भर के टूर्नामेंट इंडिया होस्ट करती रहती है हर स्पोर्ट्स में। और दूसरी बात, मैं इस टॉपिक को एक बात के साथ ख़त्म करूंगा कि भाई जब हॉकी टीम यहाँ खेल रही है, उससे पहले फुटबॉल टीम इंडिया खेल के गई, तो आप तो सिक्योरिटी की आपको इजाज़त तो देनी होगी पाकिस्तान की टीम को। ये तो जो ड्रामे चल रहे हैं यार कि हम अपनी सरकार का वेट करेंगे, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। भाई इच्छा की क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? इच्छा की बात तो करनी नहीं चाहिए आपको। सरकार जब हॉकी टीम को आने दे रही है, आपकी क्रिकेट टीम को, फुटबॉल टीम को आने दे रही है, तो क्रिकेट टीम को क्यों नहीं आने देगी? ये तो सब ड्रामेबाजी है। इवेंचुअली यार आप आओगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी से मेरा मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी हो जाए से मेरा मतलब है कितनी भी आप बातें कर लो, आपको आना पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने यार। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की बातें करने से कुछ होगा नहीं। जो इवेंचुअली होना है आप उस पर फोकस करें ना। तो ये सारा मुद्दा था जिस पर मैं बात करना चाहता था आप लोगों से। और ये सारे जो आज के डेवलपमेंट्स क्रिकेट के थे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत कल मैच में वापसी करेगा, सेकंड T20 जीत के सीरीज में वापसी करेगा, और भारत को इस दौरे पर कोई और हार नहीं मिलेगी, मैं ये भी उम्मीद करता हूं। और मैं वेस्ट इंडीज, देखिए मैं किसी टीम की बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त कठिन दौर से गुजर रही है, उनके हालात क्रिकेट के अच्छे नहीं है। तो भारत को एक अपनी डोमिनेशन शो करनी चाहिए वेस्ट इंडीज के ऊपर, T20 में भी। हालांकि T20 वेस्ट इंडीज का बेस्ट फॉर्मेट है, मैं अभी भी ये कहूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी भारत मेरे हिसाब से सुपीरियर टीम है किसी भी फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज से। लेकिन इस हार के बाद, जो भारत की पहले जो T20 में हार भारत की हुई है, अब वेस्ट इंडीज के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सारा दबाव भारत पर है। क्योंकि खुदा ना खास्ता भारत अगर ये मैच भी हार गया, जो मुझे उम्मीद है कि भारत नहीं हारेगा, भारत कमबैक करेगा, मैं सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूं। खुदा ना खास्ता अगर भारत ये मैच हार गया तो भारत पे प्रेशर आ जाएगा। ये मैच अगर भारत हार जाता है, जो ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है अपनी टीम पे, मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारत कमबैक करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं सिर्फ, क्योंकि 2-0 से जब आप पिछड़ जाते हैं तो आप पर दबाव आ जाता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारत ये मैच जीतेगा और कमबैक करेगा इस सीरीज में, और भारत बाकी के मैचेस भी जीतेगा।